करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के अंदर अपने जो मेन चीजें हैं वो ये है सारी चीजें। एक तो सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर एंड थायरिस्टर के बारे में, फिर अपन बात करेंगे पावर ट्रांजिस्टर और बेसिक सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, सिंगल फेज में रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे जब वो लोड पे होता है, जब स्टेप अप और जो तुम्हें हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर से दो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे सिंगल फेज इन्वर्टर के बारे में और डीसी डीसी कन्वर्टर्स के बारे में। तो चलते चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, मैंने डायोड समझाया कि डायोड होता है क्या। डायोड एक 2 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो एक डायरेक्शन के अंदर। फिर अपन ने बात की कि भाई एनोड और कैथोड, यहाँ पर डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और माइनस। प्लस वाले को एनोड कहा गया, नेगेटिव वाले को कैथोड कहा गया। अब डायोड को 2 में डिवाइड किया गया, लो पावर डायोड और हाई पावर डायोड। लो पावर डायोड को अपन ने नाम दिया सिग्नल डायोड और हाई पावर डायोड का नाम दिया पीएन जंक्शन डायोड। अब यहाँ पर सिग्नल डायोड जो था ये लो पावर डायोड था, ये बेसिकली सर्किट्स के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए काम आता था और इसमें से स्मॉल करंट जाता था, पास होता था, जो कि होता था 100 माइक्रो एम्पियर का। अब इसमें क्या था कि अपना इसमें हाई स्विचिंग स्पीड, यानी स्विचिंग स्पीड की क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी। अब यहाँ पर तुम्हारे क्या था कि जब अपन ने इसका ग्राफ देखा तब इसमें अपन ने देखा कि नीचे की तरफ इसका लीकेज करंट था। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, फॉरवर्ड करंट होगा, लीकेज करंट होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि भाई ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ नहीं होता, मिनिमम वैल्यू होता है उस करंट की, मतलब मिनिमम वैल्यू जहाँ पर वोल्टेज की वो मिनिमम वैल्यू जहाँ पर एक इंसुलेटर भी कंडक्टर की तरह बिहेव करना लगता है। फिर अपन बात करते हैं फॉरवर्ड करंट की। तो आपको पता है कि जहाँ जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फ्लो होता है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा और ऐसा ही डायोड के अंदर अपन फॉरवर्ड करंट कहते हैं। और रिवर्स वोल्टेज बेसिकली वो वोल्टेज होता है, रिवर्स वोल्टेज बेसिकली तुम्हारा वो वोल्टेज होता है जब क्या करते हैं अपन कैथोड पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है एनोड से। और इसको अपन क्या कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव को अपन नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव को अपन पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, यानी उल्टा करते हैं, तब अपना रिवर्स होता है। फिर अपन बात करेंगे पावर और सिग्नल के बीच में डिफरेंस के बारे में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, पहला कि पावर डायोड जो होता है वो एक हायर स्विचिंग स्पीड होती है और तुम्हारा सिग्नल डायोड की लोअर स्विचिंग स्पीड होती है। पावर डायोड के अंदर तुम्हारा क्या होता है, हायर पावर रेटिंग होती है और सिग्नल डायोड के अंदर तुम्हारी लो पावर रेटिंग होती है। फिर अपन बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली कुछ नहीं होता, पी के अंदर आपका मेजॉरिटी चार्ज के होल्स होता है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है और प्योर कंडक्टर मिक्स होता है, पी टाइप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एन टाइप की। एन टाइप में तुम्हारा मेजॉरिटी जो होता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक्सटेंसिव होता है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती है। इस बार एन के अंदर पेंटावेलेंट होती है, पी के अंदर ट्राइवेलेंट होती है। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं होल्स के कंपैरिजन में। फिर अपन बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। पीएन जंक्शन डायोड बहुत आसान है, तो बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली कुछ नहीं है, जब अपन पी टाइप और एन टाइप को फिजिकली कॉन्टैक्ट के अंदर लेके आते हैं और जब तुम्हारे पी रीजन में होल्स ज्यादा हो जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाते हैं, और एन के अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो आ जाता है, तब तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है। अब पीएन जंक्शन डायोड के अंदर तुम्हारे बेसिकली क्या चीज होती है, इसमें कुछ केसेस है, जैसे अगर इसमें पी डोपिंग और एन की डोपिंग दोनों की सेम होती है, डोपिंग डेंसिटी दोनों की पी और एन की सेम होती है, तो यहाँ पर जो डोपिंग की थिकनेस होती है वो होती है 10 की पावर 16 से लेके 10 की पावर 17 सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, अब आसान चीज है। अब इसकी डोपिंग के केसेस पे अपन ने इसको पीएन जंक्शन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जब अपन बात करते हैं तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, पीएन जंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप ये होता है कि डोपिंग ऑफ पी अगर ज्यादा बड़ा होता है डोपिंग ऑफ एन से, तो ऐसे टाइप को अपन कहते हैं पी प्लस एन जंक्शन। और अब जब अपन बात करते हैं कि भाई जब डोपिंग एन टाइप की क्या हो, छोटी हो पी टाइप से, तब ऐसे टाइप को अपन कहते हैं पी प्लस एन माइनस जंक्शन। फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखना कि पहले वाले केस में जब पी की डोपिंग ज्यादा थी एन से, तो अपन ने पी प्लस किया, लेकिन जब अपन बात करते हैं सेकंड केस के अंदर, जब अपन ने क्या किया कि जब अब ऊपर वाले केस के अंदर ही बात चल रही है, ठीक है, यानी जब पी की डोपिंग ज्यादा है उसी केस में अगर एन की डोपिंग कम हो जाए, और अगर मैं ऊपर वाले केस से और एन कम कर दूं, तो तुम्हारा क्या होगा, पी प्लस एन माइनस जंक्शन बनेगा। और अगर पी और एन दोनों ही हैवीली डोप्ड है तो पी प्लस एन प्लस जंक्शन डायोड तो चल ही रहा है, तो तुम्हारा। और अब बात करते हैं लाइटली डोप्ड के बारे में। तो लाइटली डोप्ड के अंदर क्या होगा, पी दोनों ही मतलब लाइटली है तो पी माइनस और एन माइनस जंक्शन हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, किसकी, पावर डायोड की। तो पावर डायोड के अंदर क्या होता है, 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, और 2 लेयर होते हैं, पी लेयर और एन लेयर।
और ये क्या होता है, ये एक सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने के लिए मदद करता है। अब क्या होता है, ये जो चीज़ें होती है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होती है। तो क्या चीज़ थी, एक बार वापस रिपीट करते हैं। दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, और दो लेयर होते हैं, पी और एन लेयर। आगे चलते हैं, फिर अपन ने देखा कि इसका स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर क्या था कि अपन ने एक एन प्लस हैवीली डोप्ड एन कंपोनेंट को, यानी अपन हैवीली डोप्ड अपन ने क्या लिया, एक एन सब्सटेंट लिया है, इसके ऊपर अपन ने एक एन माइनस लेयर रखी, और फिर उसके ऊपर अपन ने पी प्लस रख दिया, ठीक है, जो कि क्या था, वापस हैवीली डोप्ड था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी चीजें कंप्लीट हुई, इससे अपना एनोड बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अपन ने एक एन प्लस का सब्सटेंट लिया, इसके ऊपर एन माइनस रखा, फिर अपन ने जैसे इसके ऊपर हैवीली डोप पी प्लस रखा, तो इसके अंदर क्या हुआ, जो होल्स है वो क्या हो गए, वो डिफ्यूज हो गए अंदर एन माइनस की लेयर के अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ, एनोड बन गया। अब अपन बात करेंगे एन माइनस लेयर के बारे में। तो फंक्शन क्या होता है एन माइनस लेयर का, सबसे पहला कि भाई ये एब्जॉर्ब करता है किसको, डिप्लीशन लेयर को, जो रिवर्स बायस में होती है, पी प्लस एन माइनस जंक्शन डायोड में जो रिवर्स बायस होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। दूसरा क्या है, ये जो एन माइनस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के। जितनी ज़्यादा मतलब तुम्हारे एन माइनस की लेयर थिक होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। फिर अपन बात करते हैं इसकी ड्रॉबैक के बारे में। तो इसकी सबसे खतरनाक ड्रॉबैक ये था कि जब क्या होता है, वेनेवर जब कोई डायोड था वो फॉरवर्ड करंट में मतलब कंडक्ट करता था करंट को, तब वो एक ओमिक रेजिस्टेंस उसके अंदर ऐड करता था, कुछ भी नहीं था। जब एन माइनस लेयर के अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी को फॉरवर्ड के अंदर कंडक्ट करता था, उससे क्या होता था कि उसके अंदर अपन क्या मतलब रेजिस्टेंस वो ऐड कर देता था, और रेजिस्टेंस की वजह से उसमें पावर लॉस बढ़ जाते थे, और अगर पावर लॉस बढ़ेंगे तो हीट तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो इससे बचने के लिए अपन ने देखते हैं कि अपन बहुत सारे जो कंप्यूटर के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको भी कूल एनवायरनमेंट में रखा हुआ जाता है। नॉर्मली सर्वर रूम्स जो होते हैं उसको कूल एनवायरनमेंट में रखा जाता है। फिर अपन बात करते हैं पावर डायोड की टाइप्स के बारे में। तो पावर डायोड की जो टाइप्स है इसको अपन रिवर्स रिकवरी टाइम के ऊपर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डायोड की, उस डायोड के अंदर बात करेंगे कंडक्टिंग स्टेट की। अब देखो कुछ भी नहीं होता, जब भी कंडक्टिंग स्टेट से ब्लॉकिंग स्टेट में कोई डायोड जाता है तब उसके अंदर जो ही एक चार्ज होता है वो चार्ज को डिस्चार्ज करता है। अब वो चार्ज डिस्चार्ज होना चाहिए इससे पहले कि जो डायोड है वो रिवर्स करंट को ब्लॉक कर दे। तो वो टाइम जिसके अंदर वो चार्ज मतलब डिस्चार्ज होता है उस टाइम को अपन कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। अब इसका क्लासिफिकेशन 3 में है। पहला है तुम्हारा करंट पर्पस डायोड, तो दूसरा है फास्ट रिकवरी डायोड, तो तीसरा है तुम्हारा स्कॉट्की डायोड। जब बात करते हैं करंट पर्पस डायोड के अंदर तो इसमें कुछ भी नहीं, इसमें क्या होता है कि हाई रिकवरी टाइम होता है, ठीक है। रिवर्स रिकवरी टाइम इसका बहुत हाई होता है जो कि होता है 25 माइक्रो सेकंड्स का। और यहाँ पर करंट की वैल्यू जो होती है वो 1 से लेकर 1000 एम्पियर तक हो सकती है। वोल्टेज की वैल्यू तुम्हारी 50 वोल्ट से लेके 5 किलो वॉट तक हो सकती है। एप्लीकेशन इसकी नॉर्मल वे में आती है, जैसे बैटरी चार्जिंग, यूएपीएस, इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनमें ये काम आता है। दूसरा इसकी फास्ट रिकवरी डायोड्स होती है। अब देखो फास्ट रिकवरी डायोड्स में कुछ नहीं होता, फास्ट रिकवरी नाम पता लग रहा है, इसका रिकवरी टाइम जो होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जो कि होता है 5 माइक्रो सेकंड से भी कम। अब ऐसा टाइम में क्या होता है, करंट की वैल्यू तुम्हारी वापस इसमें यही सेम चीज चलेगी, तो सेम 1 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक, और इसमें जो वोल्टेज रेटिंग चलेगी वो बचेगी 50 वोल्ट से लेकर 3 किलो वोल्ट तक। अब बात करते हैं कि है ना, जब वोल्टेज इसके अंदर 400 वोल्ट होता है तब कहते हैं, तो इसमें 3 केस बनेंगे, या तो 400 वोल्ट से ज्यादा, 400 वोल्ट से कम, या 400 वोल्ट। जब अपन बात करते हैं 400 वोल्ट से ज्यादा की, तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा कि जो डिफ्यूजन होगा वो टेक्निक यूज की जाएगी फैब्रिकेशन के लिए। अगर 400 वोल्ट ही होगा तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा फास्ट चीज होगी, फास्ट रिकवरी टाइम होगा। तो इसको कम करने के लिए अपन प्लेटिनियम और गोल्ड का मिक्सचर करेंगे, जिससे क्या होगा तुम्हारा फॉरवर्ड वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा और तुम्हारा ये जो रिड्यूस हो जाएगा फास्ट रिकवरी टाइम। तो क्या ऐड करेंगे, प्लेटिनम प्लस गोल्ड डोपिंग अपन इसमें करेंगे। फिर अपन बात करते हैं आगे, अपन देखते हैं कि अगर 400 वोल्ट से कम हुआ तो क्या होगा। तो इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इसके अंदर अपन एपिटैक्सिकली मेथड यूज करेंगे, एपिटैक्सिकली मेथड यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है कि क्रिस्टल्स फॉर्मेशन है ना, कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर में क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होगा, और वो मेथड यूज होगा फैब्रिकेशन के लिए। फिर अपन बात करते हैं स्कॉटी डायोड की। स्कॉटी डायोड के अंदर तुम्हारे रिकवरी टाइम 0 ही हो जाता है, इसकी वजह से इसकी स्विचिंग बहुत फास्ट होती है। अब इसमें होता क्या है, ये पीएन जंक्शन को उठा के डस्टबिन में डाल देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ये मेटल टू सेमीकंडक्टर डायोड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पीएन जंक्शन की जगह मेटल और सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर की जगह सिलिकॉन है और मेटल की जगह अपन एल्यूमिनियम यूज करते हैं। अब सिलिकॉन होता है तो सिलिकॉन में एन टाइप होता है। अब एन टाइप होता है तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस होने के बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करने लग जाते हैं एएलएन यानी एएलएन जंक्शन की तरफ। वहां से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वहां पर उस तरफ मतलब उस तरफ मूव हो रहे हैं, वो तुम्हारे मेटल में चले जाते हैं। मेटल में जाने के बाद वो फॉरवर्ड करंट के रूप में फ्लो करते हैं। अब तुम्हें पता है मेटल के अंदर तुम्हारा नंबर ऑफ वोल्ट ऑलरेडी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने भी मतलब जो करंट का कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई रिकवरी टाइम तो 0 है, तो इसका मतलब स्विचिंग कितनी होती है, फास्ट स्विचिंग होती है।
फिर हम बात करते हैं लो कट ऑफ वोल्टेज के बारे में। तो लो कट ऑफ वोल्टेज बेसिकली क्या होता है कि वो वोल्टेज मतलब लो कट ऑफ वोल्टेज होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लो कट ऑफ वोल्टेज। दूसरा होता है कि भाई इसके लीकेज करंट क्या होता है, बढ़ता है, रिवर्स लीकेज करंट इसका बढ़ता है, और इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। फिर बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 3 टर्मिनल होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ये बेसिकली क्या होता है, स्विच मतलब स्विच चल रहा होता है, ये एम्पलीफाई करता है क्या, इलेक्ट्रिक सिग्नल और पावर को। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 टर्मिनल का एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एम्पलीफाई या क्या करता है, या स्विच करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल और पावर को। भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। जब एनपीएन की बात करेंगे तो इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, और जब अपन पीएनपी की बात करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। या एनपीएन के अंदर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है एनपीएन, पी से प्रवेश यानी अंदर। यहाँ से देखो यहाँ पर अंदर आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ अंदर आएगा तो एक यहाँ चला जाएगा, एक बाहर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब प्रवेश कहाँ से हो रहा है, प्रवेश तुम्हारा बी से हो रहा है। बी और सी से प्रवेश होगा, बाकी सबसे बाहर जाएगा। पी में खाली इस तरीके से प्रवेश होगा, बाकी सबसे बाहर जाएगा, ऐसे याद रखो। बात आगे चलते अपन आगे आते हैं बीजेटी ट्रांजिस्टर के। बीजेटी ट्रांजिस्टर एक होता है जो होता है तुम्हारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है, 3 सेमीकंडक्टर रीजन्स होते हैं और 2 जंक्शन होता है। जंक्शन पीएन जंक्शन ही होते हैं जो कि एम्पलीफाई करते हैं और मैग्नीफाई करते हैं सिग्नल को। ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर, जो तुम्हें यहाँ पर स्क्रीन में या इस डायग्राम में तुम्हें साफ तौर पर दिख रहे होंगे। देखो इस डायग्राम के अंदर तुम्हें साफ साफ एक चीज दिख रही है। देखो क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है, होल्स का फ्लो इस तरफ है, और बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों एक साथ मिलके क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव मिलते तो क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ देखो N++ यानी ये बहुत ज्यादा हैवी डोप्ड है, और यहाँ पर जो P+ है ये मतलब अच्छा डोप्ड है, और एक N मतलब नॉर्मल है, कुछ भी इसमें नहीं। तो ठीक है, तो अपन ने ये चूज किया। इसके अंदर 3 mm की इसकी टोटल साइज होती है। इसके अंदर इसकी डिप्लीशन लेयर की साइज होती है 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसकी जो एक की साइज होती है, एक मतलब N और P की सेमीकंडक्टर की जो साइज होती है वो होती है 1.8 मीटर, 1.8 मिलीमीटर सॉरी, ठीक है। आगे चलेंगे और देखते हैं क्या होता है। अब इसका एक ग्राफ है, जिसके अंदर एक ग्राफ में रिलेशन बताया गया है एमीटर बेस करंट का और एमीटर बेस वोल्टेज का, जो कि इस तरीके से आपके सामने दिख रहा है। फिर अपन आगे चलेंगे, अपन कहते हैं पी मॉसफेट क्या होता है। पी मॉसफेट बेसिकली पी चैनल होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें क्या याद रखना है, पहला मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, मेटल ऑक्साइड जो मतलब बना हुआ होता है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन फ्लो की कम होती है, और डिफरेंस जो होता है गेट सोर्स और टर्मिनल सोर्स में होता ही नहीं है। और एक इसमें N+ लेयर जो होती है वो सबस्ट्रेट यानी वो ड्रेन करती है, N+ लेयर जो होती है वो ड्रेन करती है। दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। कुछ नहीं करना, 3 लाइन बनानी है सर्कल बना के, एक तरफ से तुम्हें ऊपर लेना है जो कि ड्रेन होगा, और एक तरफ से नीचे लेना है जो कि सोर्स होगा, और बीच में से उसको साथ में लेना है, और इसको ये गेट की तरह इसको ट्रीट करना है। तो ऐसे डायग्राम में फिर आता है IGBT पे इसकी कॉम्बिनेशन होता है बीजेटी का और मॉसफेट का। जब वो बीजेटी से कॉम्बाइन हुआ तो इसका मतलब इसका जो पावर लॉस था जो उसका वो क्या हो गया, कम हो गया ऑफसेट। और जब ये मॉसफेट से कॉम्बाइन हुआ तो इसका इनपुट इंपीडेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो मेटल ऑक्साइड जो इंसुलेटेड होता है गेट ट्रांजिस्टर के अंदर। दूसरा क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होती है वो मॉड्यूलेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बाद क्या होती है, इसका नाम है बेसिकली क्या है, इसके 2 नाम इसके एक्स्ट्रा दे दिए। जैसे मतलब है कि मेटल ऑक्साइड इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड से मतलब इंसुलेटेड होता है, गेट ट्रांजिस्टर होता है। दूसरा कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सारे इसके दूसरे विभिन्न नाम है, लेकिन नॉर्मली इसको अपन क्या कहते हैं, इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर, ठीक है। आगे चलते देखते क्या है। फिर अपन की बात आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है IGBT का। तो IGBT का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या है कि एक ये वर्चुअली बना हुआ होता है पावर मॉसफेट, जैसे पावर मॉसफेट बना हुआ था वैसे ही बना हुआ था। इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कि इसमें सबस्ट्रेट P+ जो होता है वो ड्रेन करता है। नॉर्मली जब अपन ने पहले देखा था उसके अंदर N+ ड्रेन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर P+ ड्रेन कर रहा है। मॉसफेट के अंदर N+ ड्रेन करता है, लेकिन जब अपन IGBT की बात करते हैं तो P+ ड्रेन करता है। यहाँ पर P+ सबस्ट्रेट जो होता है, इसमें ये इंजेक्शन लेयर होती है, बेसिकली क्या करता है, होल को इंजेक्ट करता है किसके अंदर, N- लेयर के अंदर, ठीक है। N- लेयर के अंदर ये क्या करता है, होल्स को इंजेक्ट करता है। अब इस ऐसी मतलब जिसके अंदर होल्स का इंजेक्शन हो रहा है उसको अपन ड्रिफ्ट रीजन कहते हैं। फिर अपन ने और देखा कि भाई ये सेमीकंडक्टर डेंसिटीज वगैरह के अंदर क्या होता है कि भाई ये फ्लो होता है N- लेयर का, ठीक है। इसके अंदर ये बेसिकली तुम्हारे क्या काम आता है, देखो अगर तुम्हें कभी भी ये चेक करना है ना कि IGBT की कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, ब्लॉकिंग वोल्टेज की कैपेबिलिटी क्या है IGBT की, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, खाली जाकर थिकनेस चेक कर लो N- लेयर की थिकनेस कितनी। अगर वो ज्यादा होगी तो मान के चलना इसकी कैपेबिलिटी, ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी, और इसकी मतलब इसको आप यूज कर सकते हो। तो इसका एक डायग्राम है जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि ये कुछ एक बैटरी टाइप मैंने बनाया हुआ है। एक P है जिसके अंदर N+ और N+ ये P बॉडी है, और नीचे N- N+ और नीचे P+ है। अब ऊपर जो है P की बॉडी है पूरी, इसको P बॉडी कहा जाता है। ऊपर वाले सोर्स को सोर्स कहा जाता है, ये गेट है, और नीचे आपका ड्रेन है।
तो अपन जो माइनस है, देखो ड्रिफ्ट जो है एन है तो वो ड्रिफ्ट है, वो ले रही है, और जो एन प्लस है वो आपकी बफर लेयर है, और पी प्लस जो है वो आपकी इंजेक्टिंग लेयर है। वर्क कैसे करता है? वर्क करना बहुत सिंपल है। जो तुम्हारा आईजीबीटी होता है वो बेसिकली वर्क करता है फॉरवर्ड बायस से। सबसे पहले कुछ नहीं होता कि है ना, कलेक्टर को तुम पॉजिटिव करो, कलेक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट करो विद रिस्पेक्ट टू एमिटर से। फिर क्या होगा, आईजीबीटी को फॉरवर्ड बायस करोगे तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं बनेगा गेट और एमिटर के बीच में। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, दो तुम्हारे पास जंक्शन है किसके बीच में, एक एन रीजन और पी रीजन, तुम्हारे पास दो जंक्शन पड़े हुए हैं। अब कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। वोल्टेज को तुम क्या करोगे, रिवर्स बायस करोगे। जैसे इसको करोगे तो ये इस चीज में क्या सिचुएशन बनेगी कि भाई तुम कलेक्टर से जब एमिटर तक जाओगे ना तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। फिर हमने बात की गेट के बारे में, तो मैंने कहा कि भाई गेट को बुलाते हैं, तो गेट को बुलाया तो ये पॉजिटिव कर दिया, और जो एमिटर होगा वोल्टेज के साथ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एमिटर बाय वोल्टेज जो अपन ने देखा, तो कुछ नहीं है। देखो जितना ज्यादा तुम्हारा ये वोल्टेज बढ़ेगा, जितना ज्यादा तुम्हारा क्या बनेगा, जितना ज्यादा तुम्हारा एमिटर वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा है। तो तुम्हारा एमिटर वोल्टेज को अपन ने बढ़ाया और थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कम कर दिया। तो जब अपन ने ये किया तब क्या हुआ कि अब जितने भी चीजें हो रही थी वो एन चैनल में हो रही थी। अब एन चैनल और ट्रांसमिशन लेयर में बेसिकली सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, अपर पार्ट था पी रीजन का। अब वहां पर क्या हुआ, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया। वहां से अपन ने क्या किया, शॉर्ट सर्किट करवाया किसमें, एन माइनस रीजन में विद एन प्लस रीजन। ठीक है, इससे किया तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो था वो कैसे मूव करने लग गया, एन प्लस एमिटर से एन माइनस ड्रिफ्ट तक वो क्या करने लग गया, मूव करने लग गया। और किसके थ्रू मूव करने लगा, एन चैनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन एन प्लस एमिटर से एन माइनस ड्रिफ्ट की तरफ मूव करने लग गया। फिर अगला आता है कि भाई तुम्हारा आईजीबीटी का नेक्स्ट चीज क्या है, तो फिर तुमने आईजीबीटी को जब फॉरवर्ड बायस में किया तब क्या हुआ कि तुम्हारा जो पी प्लस था उसने होल्स को इंजेक्ट कर दिया एन माइनस यानी ड्रिफ्ट रीजन में। जहां पर क्या हुआ, एन माइनस ड्रिफ्ट रीजन में तुम्हारा पता था ई ज्यादा है, और तुम्हें पता था कि भाई पी प्लस जो है उसके अंदर तुम्हारा होल ज्यादा है, तो उसको सबको उठा के तुमने पी में डाल दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो तुम्हारी इंजेक्शन कैरियर डेंसिटी थी, ठीक है, उसने क्या किया, तुम्हारे सिग्निफिकेंटली चेंज किया। ठीक है, यानी उसने एम्फेसाइज किया किसको, तुम्हारा इसमें एनहेंस किया एन माइनस रीजन को। ठीक है, फिर अपनी आगे चीज आती है कि भाई आईजीबीटी जो है, आईजीबीटी जो है ये बेसिकली जब टर्न ऑन होता है तब क्या होता है, टर्न ऑन होते ही बेसिकली दो तरह के फॉरवर्ड करंट निकलते हैं। पहला होल करंट होता है, दूसरा एमिटर करंट होता है। होल करंट बेसिकली कैसे फ्लो करता है, वो कलेक्टर से लेके पी प्लस एन माइनस पी ट्रांजिस्टर के अंदर घूमता हुआ पी बॉडी रीजन में घूम के रेजिस्टेंस के अंदर घूम के वापस एमिटर के पास चुपचाप आ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एमिटर करंट की तो ये कुछ नहीं होता है, सम होता है किसका, होल करंट का और जो अपने आईसी होता है यानी जो कंडक्टिंग करंट होता है उसका। ये दोनों का क्या होता है, सम होता है, दोनों का सम होता है। तो हमको पता है। अब देखो यहाँ पर मेन करंट पाथ क्या जिसमें चक्कर मारता है वो है कलेक्टर से पी प्लस से एन माइनस, और उससे ये जाता है, इसलिए जाता है कि ये क्या लिखा है मैंने, उसके बाद ये जाता है ड्रिफ्ट रेजिस्टेंस का, उससे जाता है एन चैनल रेजिस्टेंस में, और उससे जाता है लोड में। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर याद रखो तो रख सको तो रख लो। ठीक है, तो आगे चलते थायरिस्टर में। थायरिस्टर में कुछ भी नहीं, थायरिस्टर तुम्हारा तीन तरह का मतलब जंक्शन होते हैं इसके अंदर, और चार लेयर डिवाइसेस होते हैं। अब ये एनपी होता है, या ये होता है पीएन। ठीक है, ये ऐसा होता है। इसको अपन थायरिस्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड गेट। अब इसको कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है, इसमें होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है, यहाँ पर तुम्हारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, ऊपर तुम्हारा होल्डिंग करंट होता है, यहाँ पर तुम्हारा लैचिंग करंट जा रहा होता है। होल्डिंग करंट बेसिकली क्या होता है, वो करंट होता है जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड करंट जो बेसिकली क्या करता है, करंट को ट्रांसफर करता है कहाँ से, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड ट्रांसफर करता है मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट आफ्टर डिटैचिंग द गेट टर्मिनल। ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा क्रिटिकल है। आफ्टर डिटैचिंग द गेट टर्मिनल को डिटैच करने के बाद जब अपन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड करंट जो है वो जा रहा है एक जगह से, मतलब उसके एनोड से कैथोड, तब ऐसे टाइप के करंट को अपन होल्डिंग करंट कहते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं लैचिंग करंट की, तो लैचिंग करंट के अंदर कोई डिटेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, आफ्टर डिटेक्ट वगैरह कुछ नहीं होगा। लैचिंग करंट नॉर्मली चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी लैचिंग करंट में। ठीक है, तो लैचिंग करंट बेसिकली कुछ नहीं होता कि भाई जब एनोड कम होता है तो एनोड टर्मिनल से कैथोड टर्मिनल तक जो करंट जाता है वो बेसिकली तुम्हारा होता है लैचिंग करंट। इतना क्लियर है सबको? फिर देखो आगे चलते हैं। फिर है ना IG1 जो है वो सबसे छोटा होता है और ये चलता रहता है टिल IG मतलब आगे तक। फिर अपन निकलता है कि भाई आगे देखते हैं कि भाई यूजेस क्या है इसका, थायरिस्टर का। थायरिस्टर के दो यूजेस है, दोनों, एक तो रेक्टिफायर में और एक होता है इन्वर्टर में। रेक्टिफायर बेसिकली कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, और सिंगल फेज रेक्टिफायर में दो तरह की चीज होती है, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ नहीं होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसके अंदर क्या होता है कि है ना, देखना कि इसके अंदर सिर्फ आधी जो वेव्स है, जो हाफ वेव फॉर्म है उसको ये है ना कन्वर्ट करेगा, आधी को छोड़ देगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये है ये आगे क्या जाएगा, फायरिंग एंगल से क्या होगा, एट द इंस्टेंट एट विच द गेट इज ट्रिगर। ऐसा पॉइंट जहाँ पर गेट को ट्रिगर किया गया है, ऐसे पॉइंट को अपन फायरिंग एंगल पे कहते हैं।
अब इसके अंदर फुल वेव रेक्टिफायर होता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम आपके सामने, इसमें क्या होगा, सारा पूरा जितना भी मतलब बचा हुआ है वो सारा एक सीधी लाइन में डीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके सामने दिख रहा है आपको। ठीक है, ये तुम्हारा डीसी का, इसमें चार थाइरिस्टर है, सेम डायरेक्शन में लगे हुए और लोड जो है वो इसके अक्रॉस कनेक्ट हुआ है। फिर हम बात करते हैं इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर को डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर अपन ने 4 थायरिस्टर यूज किए हुए होते हैं और 4 डायोड यूज किए हुए होते हैं। अब क्या होता है, इसके अलोंग एक इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ डायोड और इनको कनेक्ट करता हुआ एक लोड होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, इसमें बहुत आसान है। अब इसमें क्या होता है कि थायरिस्टर को और थायरिस्टर वगैरह को तुम्हें क्या कनेक्ट किया हुआ था, सीरीज के कनेक्ट किया हुआ था, तो टर्न ऑन साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। इन्वर्टर की वर्किंग क्या होती है कि भाई इसके अंदर क्या होता है, इन्वर्टर बहुत आसान है, इसके अंदर लोड आर लगा हुआ होता है। ठीक है, एक टाइम टी के बाद क्या होता है, अपन गेट पल्स देते हैं, तो इससे क्या होता है T1 T3 एक्टिव होता है, T2 T4 हो जाता है, तो ऐसा कुछ दिखने लग जाता है। फिर थोड़ा टाइम होता है, फिर अपन क्या करते हैं कि भाई वापस गेट पल्स देते हैं T2 T4 को, फिर उस समय क्या होता है T2 T4 एक्टिव हो जाता है, T1 T3 जिससे पहले काम क्या होता है उसको जाता है, तो ये ऐसे चलता रहता है। अब आता है डीसी कैपेसिटी, डीसी ये कन्वर्टर्स में, तो इसमें कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे एक चॉपर की, इसको चॉपर कहा जाता है। अब ये 2 तरह के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, और एसी के अंदर भी ऐसी सेम चीज ही होती है, बस चॉपर एक मतलब आप इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर की तरह कन्वर्ट मतलब उसको मान सकते हो। अब इसी चॉपर में 2 चीजें होती है, एक डीसी लिंक होता है, एक होता है एसी लिंक। एसी लिंक के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो तुम्हारा डीसी होता है उसको इन्वर्टर से पहले एसी में बदलो, फिर एसी से तुम्हें बड़े एसी में छोटे एसी में तुम जैसा करना है स्टेप डाउन यूज करो, और उससे फिर तुम वापस रेक्टिफायर को यूज करके एसी से डीसी में कन्वर्ट करवा लो। ठीक है, और एक साइकिल थी। और डीसी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है डीसी को डीसी में, तो ये बेसिकली कुछ इंटरमीडिएट रेट वगैरह को नहीं मानता है इन केस ऑफ लिंक, मतलब कॉपर, जब अपन कॉपर वगैरह के बारे में बात करते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट रेट के बारे में नहीं जानता। इसमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है किससे, कॉपर से। जब अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बात करते हैं तो कॉपर, इसमें आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है। स्टेप अप मतलब वापस बात करते हैं, स्टेप आउटपुट वोल्टेज अगर कम होती है तो वो स्टेप डाउन होता है, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है, स्टेप अप होता है। फिर हम बात करते हैं कि भाई ये चॉपर की एक सर्किट है, चॉपर का सर्किट बना हुआ है, और यहाँ पर तो I0 इज इक्वल टू I/T। तो ये तुम्हारी छोटी सी इक्वेशन हो गई, ये सारा तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर नंबर 1। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, बाय।